नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द आयुर्वेदा पर। दोस्तों, अगर आप आयुष की काउंसलिंग कराना चाहते हैं, चाहे आप BA MS, BHMS, BUMS, BNYS, आयुष के किसी भी कोर्स की काउंसलिंग कराना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है, सही डॉक्यूमेंट्स का सही समय पे आपके पास रहना। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को उसके मार्क्स के बिहाफ पे बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आते हैं स्टूडेंट्स, उनको कॉलेज भी अलॉट हो जाता है जब वो रिपोर्टिंग करने जाते हैं। और रिपोर्टिंग का समय कितना मिलता है, 2 या 3 दिन का। तो जब वो रिपोर्टिंग करने जाते हैं कॉलेज में, तो कुछ ना कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्स एरर आ जाता है। हो सकता है कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स ना हो उनके पास, जैसे कि 1 साल पुरानी होती है, उन्होंने रिन्यू नहीं करवाई होती, क्योंकि जानकारी का अभाव होता है, उनको पता नहीं रहता कि कौन से ईयर की कितने दिन पहले की डॉक्यूमेंट्स वैलिड होती है। कई बच्चों को ये नहीं पता होता कि गैप सर्टिफिकेट क्या होता है। ओके, कई बच्चों को इनकम सर्टिफिकेट नहीं पता होता, अगर OBC से हैं, EWS से हैं, तो इनकम सर्टिफिकेट कितना बड़ा रोल है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि काउंसलिंग में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़े। क्यों? क्योंकि आपने द आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, अगर नहीं किया है तो तुरंत कर ले, ताकि कोई भी पूरी काउंसलिंग में कोई भी आपकी गलती ना रहे, कुछ भी आप ऐसा मिस्टेक ना करो जिससे आपको हाथ से एक अच्छा कॉलेज चूक जाए। ठीक है, तो सभी प्रकार की जानकारी के लिए अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले इस चैनल को। ओके, चलिए देखते हैं। इस वीडियो में मेनली हम लोग जो बात करने वाले हैं ना, इस वीडियो में तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कुछ विशेष हेडिंग देकर, मतलब कि कितने प्रकार के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फिर हम लोग एक एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स पे यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सबसे पहली अगर आप चीज़ यहाँ पे देखोगे तो वो है आपका क्या है, वो है आपका प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपका अपना पहचान पत्र, वोटर कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हाँ, ये जो मैं जितने डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ ना, ये सभी स्टेट के लिए वैलिड है। मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए, महाराष्ट्र के बच्चों के लिए, यूपी के लिए नहीं। आप जिस भी स्टेट से हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपने रेडी करवा लिए, आपको इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स कहीं से रेडी करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाकी स्टेट स्पेसिफिकेशन भी बताऊंगा मैं, किस स्टेट में किस डॉक्यूमेंट्स की स्पेशल रिक्वायरमेंट है, जहां पे आप जाना चाहते हो तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आप रेडी कर लेना। ओके, उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे कैटेगरी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स की, अगर आप कैटेगरी है, रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हो, तो आपके पास क्या विकल्प होता है, कितने दिन पुरानी EWS की लगेगी, सर्टिफिकेट वैलिड कब तक रहेगी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, हर स्टेट के अलग अलग डोमिसाइल रूल होते हैं, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना रहे मन में। ओके, नीट से रिलेटेड कितने डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और अदर इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, अदर इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स। तो सब कुछ हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे, सीरियल वाइज, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, हम लोग बात करेंगे प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन की। तो उसमें जो आपका आ जाता है, प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन में जो आपका आ जाता है, वो है सबसे पहला आपका वैलिड ID प्रूफ, यानी कि आधार कार्ड होता है, सबके पास होता है, आधार कार्ड तो होना मस्ट है। ओके, पासपोर्ट, अगर बाई चांस आधार कार्ड एट अ टाइम प्रेजेंट नहीं रहा, तो आपका पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, या फिर वोटर ID होना चाहिए। कुछ अन्य भी होते हैं पहचान पत्र, लेकिन ये 3 बहुत मेन होते हैं। आधार कार्ड होना चाहिए, अगर पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आधार कार्ड है आपके पास, तो वोटर ID की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये नहीं कि तीनों बनवाने के चक्कर में निकल जाना, आपको इंडिया में स्टडी करना, पासपोर्ट बनवा के बैठ गए हो घर में, ये चीज़ नहीं करनी है। आधार कार्ड मस्ट है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। बाई चांस किसी सिचुएशन में आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तब आपको पासपोर्ट और वोटर ID की रिक्वायरमेंट होगी। आई बात समझ में? चलिए, अब इसके बाद जो है हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपका अपना खुद का रिसेंट फोटो बना के आप 8 10 पीस 12 पीस रख लेना। मैं तो कहता हूं कि अगर एडमिशन लेने का सोच ही लिया ना काउंसलिंग के लिए, तो 20 कॉपी फोटो बनाकर ही रख लेना, काउंसलिंग में भी काम आएगा, कॉलेज में जब एडमिशन लोगे तो भी काम आएगा, हॉस्टल में शिफ्ट करोगे आप तो भी काम आएगा, हॉस्टल के बाद जो है एग्जाम का फॉर्म भरोगे, तो बहुत सारे काम आते हैं यहाँ पे। तो एक ही बार में 20 25 फोटो तो बनवा के रख लेना रिसेंट का, वो बहुत काम आने वाले हैं आपके। ठीक है, उसके बाद आपका स्कैन सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑन व्हाइट पेपर विथ अ ब्लैक इंक पेन, व्हाइट पेज पे अपना सिग्नेचर करके स्कैन करके PDF बना के रख लेना आप। ठीक है, उसको प्रिंट भी निकाल के रख लेना, PDF भी बना के रख लेना। तो यहाँ पे 3 महीने बता दिया आपको, क्या आपका वोटर ID कार्ड, या फिर पासपोर्ट, या फिर आधार कार्ड, कोई एक। उसके बाद फोटोग्राफ आपका और सिग्नेचर होने चाहिए। ये हो गया, हम लोगों ने बात कर लिया यहाँ पे प्राइमरी में। अब हम लोग बात करते हैं एकेडमिक में, मतलब कि आपने जहां से भी पढ़ाई करी है, 10th 12th, कॉलेज करा है, ग्रेजुएशन करा है, उसकी बात हम लोग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले 10th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, उसके बाद 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। अब ये दो है,
कई कई स्टेट में, जैसे महाराष्ट्र की मैं बात करूं, तो मार्कशीट अलग मिलता है, पासिंग सर्टिफिकेट अलग मिलता है। कुछ स्टेट में क्या रहता है कि ऊपर मार्क्स लिखे हुए हैं, नीचे उसी में पासिंग सर्टिफिकेट भी बना दिया गया है, तो एक ही पेज में सब कुछ आ जाता है। तो आप देख लेना, आप जिस भी स्टेट से हो, आपके यहाँ पे क्या कैसे मिलता है उसके अकॉर्डिंग आप, अगर आपको सिर्फ एक ही में मिलता है तो दोनों एक ही का काम कर लेगा, अगर आपको अलग अलग मिलता है तो दोनों चीज़ें ही आपके पास होनी चाहिए। 10th 12th हो गया। उसके बाद भैया यहाँ पे जहाँ से आपने ये 12th की पढ़ाई करी है, 2 साल की, किसकी, 2 years की पढ़ाई करी है जो आपने, तो वहाँ से कुछ स्टेट में, मैं सब जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि पंजाब स्टेट है, वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, वहाँ पे लास्ट अटेंडेंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। लास्ट अटेंडेंस सर्टिफिकेट की परफॉर्मा मैं आप सबको दे दूंगा, या फिर जब भी काउंसलिंग करोगे तो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे मिल जाएगा, जैसे पंजाब हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तो वहाँ पे लास्ट अटेंडेंस सर्टिफिकेट क्या होता है कि एक परफॉर्मा रहता है, उसमें क्या होता है, आपको जहाँ से आपने 11th और 12th किया हुआ है ना, वहाँ के प्रिंसिपल से जाके साइन करवाने होते हैं कि आप वहाँ से रेगुलर 11th और 12th की पढ़ाई कंप्लीट किए हो। बस इतना ही होता है और कुछ नहीं होता। उसमें अपना डिटेल फिल कर देना होता है पेन से, नाम, पता, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एंड आपका मार्क्स डिटेल रहता है कि पीसीबी में क्या मार्क्स रहा था, और बस प्रिंसिपल के साइन होते हैं। तो इसी को लास्ट अटेंडेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं। उसके बाद आपका आ गया टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, या माइग्रेशन। कई जगहों पे माइग्रेशन मस्ट होता है, कई जगहों पे माइग्रेशन अनिवार्य है बहुत ज़्यादा, और साथ के साथ टीसी भी लगता है, या फिर आपका जो है एसएलसी भी लगता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो माइग्रेशन तो आप 100% कंप्लीट करा लेना, चाहे आप किसी भी स्टेट में जाने वाले हो, माइग्रेशन आपके पास होना चाहिए। और टीसी एसएलसी है तो दी बेस्ट है, नहीं है तो कई स्टेट पे नहीं लगता, बट माइग्रेशन हर जगह आपको लगने वाला है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना कि माइग्रेशन आपको हर हाल में रेडी करवाना है। तो एकेडमिक सर्टिफिकेट हो गया। अब मान लो कि आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन भी कर लिया हुआ है, हो सकता है आपने बीएससी में एडमिशन ले लिया हो नीट की प्रिपरेशन के समय, ड्रॉप के समय, है ना। तो आप जो लास्ट अटेंडेंस सर्टिफिकेट है, उससे पहले क्या करोगे, अपने ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट भी वहाँ पे शो कर सकते हो, मार्कशीट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की। अब कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं कि सर मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, लेकिन मेरे नीट में इस सेकंड प्रॉप में था, मैं ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में था और नीट का एग्जाम दिया, मेरा रिजल्ट अच्छा आ गया, मैं काउंसलिंग करा रहा हूँ, ग्रेजुएशन को छोड़ना चाहता हूँ, और माइग्रेशन जो 12th का मिला हुआ था वो मैंने ग्रेजुएशन वाले कॉलेज में दे दिया जहाँ से मैंने बीएससी में एडमिशन लिया था। तो कोई बात नहीं, जब आप ग्रेजुएशन वाला कॉलेज अपना छोड़ोगे, वहाँ पे आप रिजाइन करोगे, तो वो भी आपको एक माइग्रेशन बना के देंगे, वो भी माइग्रेशन वैलिड रहेगा, ठीक है। काउंसलिंग में घबराने की कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो मिलता ही है भैया, चाहे 12th की हो चाहे ग्रेजुएशन की हो, कुछ भी करो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो वहाँ से मिलेगा ही जब आप निकलोगे, तो ठीक है। चलो अब हम लोग आ जाते हैं कैटेगरी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स पे। इसमें क्या होता है, इफ अप्लीकेबल, अगर आप एससी एसटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कैटेगरी है आपकी तो, ठीक है। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जो बच्चे एनसीएल में आते हैं, नॉन क्रीमिलियर, उनके पास इनकम सर्टिफिकेट बहुत मस्ट है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट बहुत मस्ट है आप सबके लिए। बिना इनकम सर्टिफिकेट के लिए आप ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो जब आप इकोनॉमिकली वीक हो तो आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा ना कि मेरी फाइनेंस, मेरा इनकम बहुत कम है फैमिली इनकम की। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर मेरा तो कोई इनकम है ही नहीं, तो मैं कैसे बनाऊं। भाई आपका नहीं चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता, इनका चाहिए, इनका फैमिली इनकम सर्टिफिकेट लगता है, क्योंकि वो फैमिली में अर्न कर रहे हैं ना, वो आपको खिला पिला रहे हैं, पाल रहे हैं, चाहे जो भी कह लो, बट उनका अधिकार है। तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पेरेंट्स का चाहिए होता है, स्टूडेंट का कभी नहीं चाहिए होता। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो इनकम सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा अभी काउंसलिंग में नहीं पड़ेगी, स्कॉलरशिप के लिए पड़ेगी। और स्कॉलरशिप के बारे में भी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बताता रहता हूँ बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस में स्कॉलरशिप कैसे मिलता है, कितना मिलता है, कहाँ अप्लाई करना होता है, सब कुछ। चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, ओके। तो ये हो गया आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं बहुत डिटेल में कि अगर आप ओबीसी से हैं, ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपको ओबीसी का 1 ईयर बिफोर वाला जो है वो सर्टिफिकेट चलेगा। मतलब काउंसलिंग का फॉर्म अगर आज भर रहे हैं तो आज से पिछले 1 साल पहले वाला भी चलेगा। बाकी कुछ स्टेट होते हैं, जैसे यूपी आयुष काउंसलिंग में क्या होता है, वो डेट दे देते हैं कि दिस डेट से पहले का नहीं चाहिए। मान लो कि 1 जनवरी से पहले का नहीं चाहिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, 25 मई से पहले का नहीं चाहिए, उसके बाद बना है तो ही वैलिड रहेगा। तो जब काउंसलिंग आएगी हम डिटेल में बताएंगे, हम पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस बताते हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का क्या रहता है सिस्टम भैया, 1 अप्रैल, ठीक है, 31 मार्च, मतलब कि 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए। अब मान लो कि 2025 में आपने 1 अप्रैल के बाद का बनवा लिया होगा, और 2026 में आपने नीट का एग्जाम दिया, तो अब वो अप्रैल दोबारा आ गया, तो 31 मार्च के
पहले का अगर है वो तो नहीं चलेगा, आप 1 अप्रैल के बाद दोबारा से रिन्यू करवाइएगा उसको। समझ में आ गई बात? चलिए, और हाँ, किसी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन तो कमेंट्स में भी बताइएगा, हम वहाँ भी देखते हैं और आपके कमेंट्स में रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है? पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट क्या होता है? जो बच्चे फिजिकली डिसेबल है, ठीक है, हैंडीकैप है, इशूड बाई रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी। जब काउंसलिंग होगी ना तो आपके पास तो पीडब्ल्यूडी की सर्टिफिकेट पहले से रहती ही है अगर आप हो तो, प्लस दोबारा से मेडिकल चेकअप होता है आपका। उसके लिए आप जिस भी स्टेट की काउंसलिंग करोगे ना, वो एक सेंटर बनाते हैं वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए, तो वहाँ आपको जाना पड़ता है उस चीज़ के लिए। आई बात समझ में? हम लोग बात करते हैं डोमिसाइल एंड नेशनलिटी सर्टिफिकेट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। अगर आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हो तो उस स्टेट का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए कि आप वहीं के रहने वाले हो। अब कुछ बच्चे बोलते हैं आधार कार्ड में तो लिखा हुआ है ना, मैं बिहार से हूँ, मैं महाराष्ट्र में रह रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं बहुत समय से रह रहा हूँ, मेरा घर है महाराष्ट्र में, तो मैं महाराष्ट्र के आधार कार्ड में तो मेरा वहाँ का एड्रेस आ जाएगा, तो मैं महाराष्ट्र का, मेरे पास स्टेट डोमिसाइल तो नहीं है ना। अगर मैं यूपी में रह रहा हूँ कई सालों से, तो मैं आधार कार्ड में यूपी का एड्रेस डाल सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे मेरा स्टेट डोमिसाइल तो नहीं है ना। तो आधार कार्ड आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है आपका, वो आपका एड्रेस का प्रमाण नहीं है, आपका प्रूफ नहीं है, एड्रेस प्रूफ नहीं है। तो आप स्टेट के रहने वाले हो, उसको बोला जाता है, जो सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवानी पड़ेगी, ठीक है आपको, या फिर इसको रेसिडेंट सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब महाराष्ट्र में इसको बोलते हैं रहिवासी, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं कई जगहों पे, यूपी बिहार में बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र, महाराष्ट्र में बोलते हैं रहिवासी, कई जगहों पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं, कई जगहों पे इसको रेसिडेंट सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो ये जो सर्टिफिकेट है आपके पास मस्ट होना ही चाहिए, अगर इसके बगैर काउंसलिंग आपकी अधूरी रहेगी, आप अपनी स्टेट का लाभ नहीं उठा सकते हो, ठीक है। ये चीज हो गई। चलो अब हम बात कर लेते हैं एक बार नीट एग्जामिनेशन के बारे में कि नीट के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी यहाँ पे। तो सबसे पहले आप जो नीट के एग्जाम दिए हो तो एडमिट कार्ड भाई डाउनलोड किए ही हो, एडमिट कार्ड को संभाल के रखना। हर साल 2-4 बच्चों की ऐसी मेरे पास क्वारी जाती है जो पेड काउंसलिंग हमारे थ्रू लेते हैं। अच्छा हाँ, अगर आप आयुष के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो ना, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमारी टीम से बात करके, हमारी एक छोटी सी पेड काउंसलिंग होती है, उसको पे करके आप हमारे द्वारा काउंसलिंग करा सकते हो। बच्चों, हम लोग पिछले 5 सालों से काउंसलिंग कर रहे हैं। भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी कॉलेज में, कहीं भी आपको एडमिशन लेना हो, कोई जानकारी चाहिए, आप हमारी पेड काउंसलिंग ले सकते हो। हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्ट टीम बैठे हुए हैं और सभी हम लोग मेडिकल फील्ड से हैं, तो आपको एक बेहतरीन गाइडेंस मिलने वाला है, ठीक है यहाँ पे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके बात करके पेड काउंसलिंग के अपनी एडमिशन हमारे द्वारा करा सकते हो। चाहे गवर्नमेंट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, हर कॉलेज के लिए हम लोग काउंसलिंग करते हैं, ओके। हम लोग बात कर रहे थे नीट का एडमिट कार्ड के लिए, ठीक है, एडमिट कार्ड भी चाहिए और नीट का स्कोर कार्ड तो ऑफकोर्स सबके पास होता है, तो उसको संभाल के रखना। अदर इंसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होता है। इसमें क्या रहता है आपका, एक तो गैप सर्टिफिकेट बनवा लो भाई। अगर मान लो 2026 में आप एडमिशन ले रहे हो, नीट की काउंसलिंग करा रहे हो, और आपका जो है 2025 में 12th हुआ है, ठीक है, और 26 में नीट दिया, तो आपको गैप की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका 12th क्लास 2024 में हुआ है, अगर आपका 12th मतलब कि इंटर कंप्लीट 2023 में हुआ है, अगर आपका 2022 में हुआ है, इस समय आपने अगर अपनी प्लस 2 की पढ़ाई कंप्लीट किया है, तो जितने साल का गैप है 2026 है, उतने साल का गैप सर्टिफिकेट बना लो। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा आप सबके लिए, ठीक है। कमेंट करो कि क्या मुझे गैप सर्टिफिकेट के लिए वीडियो बनानी चाहिए, तो लिखो कमेंट में आप कि गैप सर्टिफिकेट वीडियो, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, बहुत इजी तरीके से बताऊंगा। 20 से 50 रुपए की लागत में गैप सर्टिफिकेट आराम से 20 मिनट के अंदर आप बना सकते हो। कैसे बनाना है सब कुछ उसमें बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चाहिए यहाँ पे, इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, कि आपकी जो मैंने बताया था इनकम सर्टिफिकेट कैटेगरी वाइज, जब कैटेगरी की बात कर रहे थे, बट इनकम सर्टिफिकेट बनवा के रखो यार। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो इनकम सर्टिफिकेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बहुत कम स्कॉलरशिप शायद ही रहता है कहीं पे, या फिर कोई आरक्षण मिलता है। लेकिन अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हो तो डेफिनेटली इनकम सर्टिफिकेट आपके पास है, आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो, आप काउंसलिंग में प्रायोरिटी मिलता है, आपको बहुत सी चीज़ें मिलती है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था कंप्लीट जो है वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया। पूरे भारत के अंदर काउंसलिंग में आपको रिक्वायरमेंट होगी। आयुष से जुड़ी हर एक प्रकार की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है ना, तो लाइक जरूर करना। जय हिंद दोस्तों, जय आयुर्वेदा।